नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की पहली स्वदेशी जीएम सरसों DMH-11 के बारे में। दरअसल DMH-11 को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके प्रयोग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। वास्तव में उस याचिका पर अब सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस बीच ये मामला सुर्खियों में आ गया है। दरअसल जीएम फसलों को लेकर काफी पहले से दोनों ही पक्ष हमको देखने को मिलते रहे हैं। इसको लेके जब 1996 में जीएम फसलें चारों ओर पूरे विश्व में फैल रही थी तो पक्ष और विपक्ष दोनों दिखाई दे रहे थे। आज अगर हम बात करें तो जहां एक तरफ भारत के ऊपर खाद्य का दबाव बढ़ रहा है जनसंख्या के दबाव के साथ साथ, तो ऐसी दशा में जीएम फसलों की तरफ भारत का रुझान भी देखने को मिला है। पूरे विश्व में अगर बात करें तो 70 से अधिक देश जीएम फसलों को मान्यता दे चुके हैं। ऐसे में भारत की पहली स्वदेशी जीएम फसल के रूप में जब इसको अनुमति मिली तो कुछ अन्य धड़ों के द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज की गई। तो इसके दोनों पक्ष हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से उन दोनों पक्षों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा 2002 में जब वीटी कपास आया तो कपास के उत्पादन में बहुत जल्द काफी वृद्धि देखने को मिली, 192% तक की वृद्धि देखने को मिली। ऐसे ही 2009 में वीटी बैगन आया, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से 2010 में वीटी बैगन को फिर से प्रतिबंधित करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि पक्ष है तो विपक्ष नहीं है, हमें दोनों पहलुओं पर विचार करना होगा और इसी संदर्भ को लेकर यह वीडियो आज का है। तो आइए देखते हैं विभिन्न पहलुओं को इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं की अगर बात करें तो खबर को देखेंगे, चर्चा में क्यों है इसको देखेंगे, क्या होती है जीएम सरसों की ये प्रजाति, इसको भी समझेंगे। DMH-11 क्या है इसको हम समझेंगे और देखेंगे कि आखिर क्यों है, हम क्यों अनुवांशिक या जीएम फसलों की तरफ हम अपने कदम बढ़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। सुरक्षा चिंताएं क्या है, जो दूसरे धड़े इस सुरक्षा चिंता के प्रति हमको सचेत दिखाई देते हैं, उस पर भी विचार करेंगे। और साथ में GEAC एक निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, उस पर विचार करेंगे, ये क्या है, क्या काम है इसका। और अंत में परिपाटी अभ्यास प्रश्न की है, उसकी तरफ चलेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से ये संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे साथ बने रहें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होता रहे। बात हम खबर की करेंगे, खबर इंडियन एक्सप्रेस की है। खबर क्या है उसको देख लें। तो इंडिजिनस जीएम मस्टर्ड मेंट टू मेक एडिबल ऑयल चीपर, रिड्यूस इंपोर्ट, सेंटर टेल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है कि हम खाद्य तेल को सस्ता करना चाहते हैं और आयात जो अधिक हो रहा है उस आयात को कंट्रोल करना चाहते हैं। अर्थात इसी वजह से हमने पूर्व में इस जीएम फसल को, इस स्वदेशी विकसित जीएम फसल को हमने मंजूरी दे दी थी। सरकार ने अपना पक्ष रखा तो कोर्ट ने भी ये कहा है कि ठीक है, लेकिन दूसरे पक्ष को भी हम सुनेंगे और सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित भी रखा है। इसी वजह से यह पूरा मुद्दा चर्चा में है। अब क्या वो रिजल्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट विभिन्न पहलुओं को सुनने के बाद माननीय न्यायालय जो निर्णय देगा उस पर अमल होगा। देखिए, अनुवांशिक रूप से संशोधित जो जीएम सरसों है इसको पहले मंजूरी दी गई थी और देने के बाद आप बता दें आपको कि DMH-11 इसका नाम है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड इसका नाम है। इसका परीक्षण जब किया गया था तो यह पाया गया था कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है, लगभग 28% तक सामान्य रूप से जो उत्पादन होता है उससे अधिक उत्पादन इसके माध्यम से देखा गया। तो वर्तमान में जो खाद्य की आवश्यकता है उसको देखते हुए ये एक उत्साहजनक चीज दिखाई दी और स्वदेशी रूप से विकसित था। आपको बता दें कि जेनेटिक्स के प्रोफेसर दीपक पेंटल और उनकी टीम के द्वारा साल 2002 में इसको विकसित किया गया था। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी रहे हैं और जेनेटिक्स के प्रोफेसर हैं, इनके द्वारा इनकी टीम ने मिलकर इसको विकसित किया। तो स्वदेशी रूप से विकसित है, इसलिए भी ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। फिर इस पर दूसरे पक्ष ने क्या कहा कि जब तक पूरी तरह से शोध नहीं हो जाता है, इसके दूसरे पहलू पर विचार नहीं हो जाता है, तब तक इस पर अस्थायी रोक लगाई जाए। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, वहां पर उनकी याचिका एक्सेप्ट की जाती है, उस पर सुनवाई होती है। अब जस्टिस BV नागरत्ना और संजय करोल ने जब पूछा केंद्र सरकार से कि जब 2022 में आपने इसको मंजूरी दी थी तो क्या आपने जो TEC की रिपोर्ट होती है उस पर गौर किया था। अब TEC की रिपोर्ट की अगर बात करें तो ये क्या होता है, तो ये होता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया। लेकिन कोर्ट ने पूछा कि क्या TEC की, जो मतलब कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है, उसके द्वारा जो रिपोर्ट में एक बात कही गई, क्या उस पर आपकी जो संवैधानिक संस्था है GEAC उसने विचार किया था कि नहीं किया था।
तो इधर से केंद्र का पक्ष ये कह रहा है कि ये स्वयं में एक संवैधानिक निकाय है और इसने सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसको मंजूरी दी थी। दोनों लोग अपने अपने पक्ष की बात करते हैं। तो कोर्ट भी कहती है कि हम भी वही चाहते हैं जो भारत के लिए अच्छा हो, इसलिए हम सभी पहलुओं को पहले सुनेंगे। इस वजह से पूरा मुद्दा चर्चा में है। अब जीएम सरसों धारा मस्टर्ड हाइब्रिड अर्थात DMH11 के बारे में हम कुछ तथ्य जानते हैं। देखिए, इसकी अगर बात करें उससे पहले आपको बताएं कि जेनेटिक मॉडिफाइड अर्थात जीएम फसलें क्या होती हैं। देखिए, जीएम का मतलब जेनेटिक क्या होता है? आनुवांशिक रूप से किसी चीज में स्थानांतरण अगर होता है तो वो जीन के माध्यम से होता है। अगर जीन के माध्यम से ही किसी अन्य जगह के अच्छे गुण को, किसी अन्य दूसरे प्रजाति के अच्छे गुण को किसी दूसरी प्रजाति में ट्रांसफर कर दिया जाए तो जेनेटिकली क्या होगा? उसकी गुणवत्ता पहले से सुधर जाएगी। कुछ ऐसे गुण जो इस प्रजाति में नहीं है उसको दूसरी प्रजाति से जीन के माध्यम से ट्रांसफर कर देना ही उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देना कहलाता है, साधारण भाषा में बात करें। जिससे क्या होगा? उसके जो मूलभूत गुण हैं उनमें वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए किसी उपज की अगर बात करें, किसी फसल की बात करें, तो उसकी उपज अगर पहले से बढ़ जाती है, फिर जो शाकनाशी होते हैं उसके प्रति उसमें प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, रोग या सूखे के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो ये क्या है? उसके सारे गुण हैं, इन गुणों में वृद्धि हो जा रही है, बेहतर पोषण मूल्य हमको देखने को मिल जाता है। तो इन सारे गुणों को जेनेटिकली हम मॉडिफाइड करके अब किसी दूसरी प्रजाति में अगर संकर तरीके से क्रॉस करके अगर उसमें डाल दें और नई एक प्रजाति बना दें तो उसको हम कहते हैं जीएम टेक्निक के मदद से इसको नई प्रजाति को इजाद करना, विकसित करना। यही काम इस केस में जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड है इसमें किया गया है। अब इसमें देखिए कि जो ये संस्था है GEAC अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसने इस जीएम सरसों की सिफारिश की थी कि इसको परमिशन मिलनी चाहिए, ये पूरी तरह से सुरक्षित है, ये अपने पक्ष में दावा किया, इसीलिए इसको अनुमति 25 अक्टूबर 2022 को दे दिया गया था। अब देखिए, ये स्वदेशी रूप से विकसित हुआ है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और इसमें किसका किसका क्रॉस कराया गया? तो देखिए, वरुड़ा किस्म थी पहले से, भारतीय वरुड़ा, और पूर्वी यूरोपीय किस्म अर्ली हीरा 2, इन दोनों को क्रॉस कराया गया आपस में जेनेटिकली। इन दोनों के गुण अवगुण को मिलाकर, जो बेहतर चीजें हैं उसको मिलाकर एक नई चीज तैयार की गई, नई प्रजाति तैयार की गई, जिसको DMH11 कह रहे हैं। इसमें 2 विदेशी जीन थे, कौन कौन से? तो बार्नेज और बारस्टार, इन जीनों की मदद ली गई, उसके मदद से ही इसको तैयार किया गया। अब देखिए, वरुड़ा में बार्नेज क्या है? एक अस्थायी बांझपन उत्पन्न करता है जिसके कारण स्वाभाविक रूप से स्वपरागण नहीं हो पाता है। पहली चीज तो ये हुई, एक अच्छी क्वालिटी डेवलप हुई। और दूसरा, बारस्टार क्या करता है? तो बार्नेज के प्रभाव को रोकता है जिससे बीज पैदा होते हैं। मतलब स्वपरागण नहीं करेगा तो उसमें विकृति आने की संभावना कम होगी, और बीज भी उत्पन्न हो रहे हैं तो मतलब बिना विकृति आए आगे इसकी संतति चलती रहेगी। तो ये इसको इस प्रकार से डेवलप किया गया। अब देखा गया कि पहले की तुलना में 28% ज्यादा उत्पादन हो रहा है। ऐसे में GAC द्वारा इसको अनुमोदित किया गया और कहा गया कि इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो DMH11 ये था। अब क्यों आवश्यक है? तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्यान्न पर दबाव भी बढ़ रहा है, तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए हम आयात पर ज्यादा निर्भर हैं। इसके लिए विदेशी मुद्रा का एक बड़ा अंश हम क्या करते हैं कि आयात करने के लिए हम मंगाते हैं, उसको ही चुकाने में हमारे पैसे का लॉस हो रहा है। तो ऐसे में हम इस प्रोडक्शन को जीएम फसलों के माध्यम से बढ़ाने की कोशिश की ओर ध्यान हमारा जा रहा है बार बार, जैसा कि विश्व के एक बड़े हिस्से में ऐसा देखने को मिल रहा है। 170 से ज्यादा मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वर्तमान में यह कृषि की जा रही है जीएम फसलों के माध्यम से। अब देखिए, घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए भारत अभी देखिए खाद्य तेलों का आयात करता है, बहुत बड़ी मद हम आयात पर ही निर्भर हैं। तो इसमें विदेशी मुद्रा में कमी देखने को मिल रही है, तो ये चीजें की जा रही हैं। एक आंकड़ा अगर देखें तो खाद्य तेल की मांग की अगर बात करें तो 24.6 मिलियन टन 2020-21 की एक तस्वीर देखने से आपको काफी कुछ स्पष्ट होगा कि इसमें 24.6 मिलियन टन हमारी मांग थी कुल, और इस घरेलू मांग में कितना हम आयात कर रहे हैं आप देखें तो 11.1 मिलियन टन जो है हम पूरी तरह से यहां पर आयात कर रहे हैं। इतने मिलियन टन आप देखें, इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए का आयात अगर हम कर ले रहे हैं, मतलब एक बड़ी मद हमारी आयात पर खर्च हो रही है। तो घरेलू उपलब्धता हमारी केवल 11.1 मिलियन टन थी और 13.45 मिलियन टन, उससे ज्यादा जितनी उपलब्धता है उससे ज्यादा का आयात हम कर रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। इसलिए हमारी ये है कि हम जीएम फसलों की तरफ हमारा रुझान बार बार जा रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो बार बार इंगित करता है हमको सुरक्षा चिंताओं को लेकर। तो एक नजर इस पर भी डालते हैं कि उनका पक्ष क्या है, वो सुरक्षा चिंताओं को लेकर क्या कहते हैं।
दावे कितने सच हैं, उनमें दूसरे पक्ष को भी देखना जरूरी है। देखिए, जीन बार्नसे और बारस्टार की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उस पर जो विपक्ष है वो बार बार सवाल उठाता है कि ये जो सुरक्षा के दावे हैं वो बहुत सही नहीं है। एक तो ये प्रश्न है। दूसरा है कि जीएम सरसों की जो विषाक्तता है उसमें उसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि जो विषाक्तता है वो मिट्टी में, सॉइल में वो हो सकती है। तो इस पर इस लेकर चिंता है, एलर्जी को लेकर चिंता है, उसके संरचना विश्लेषण को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं। जिस क्षेत्र में इसका परीक्षण किया जा रहा है उस क्षेत्र पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण को वो कितनी क्षति पहुंचा रहा है, इन सब बातों को लेकर बार बार सवाल उठते रहते हैं। तो पर्यावरण सुरक्षा भी एक मुद्दा है, इसको भी लेकर बार बार सवाल दूसरे धड़े द्वारा उठाया जाता है। हालांकि अभी तक किसी शोध द्वारा पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुआ है कि ये पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं जीएम फसल, क्योंकि बड़े मात्रा में देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए, DMH11 की अगर बात करें तो हर्बिसाइड के प्रति कहा जाता है कि इसकी सहनशीलता ज्यादा है, लेकिन उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि हर्बिसाइड अर्थात जो शाकनाशी होता है उसके प्रति ये सहनशील उतना नहीं है। तो शोध से ये पता चल रहा है एक तरफ कि भोजन, फीड उपयोग और उत्पादन के लिए ये सुरक्षित हैं, वहीं ये जो दूसरा पक्ष है ये इन विभिन्न बिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसकी तरफ हमें ध्यान देना जरूरी है। साथ ही इन दोनों पक्षों के भी जो मजबूत पक्ष हैं, जो भारत के हित में हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर, चाहे वो हमारी सुरक्षा को लेकर और चाहे हमारी उपलब्धता को लेकर, इन सारे पहलुओं पर विचार करना होगा। आगे अगर हम बात करें तो GEAC पर एक नजर डालें कि वास्तव में जो ये संस्था है ये क्या है। तो GEAC ही वह संस्था है, एक संवैधानिक निकाय है जो क्या करती है, इसका पूरा नाम देख लें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, नाम से ही स्पष्ट है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसका गठन हुआ था। और क्या काम है तो आप देख लें, जितने भी इस प्रकार के खतरनाक सूक्ष्म जीव हैं, आनुवांशिक रूप से इंजीनियर्ड जो जीव हैं या कोशिकाओं का निर्माण है, इनका उपयोग कैसे होगा, आयात निर्यात कैसे होगा, भंडारण कैसे होगा, इसी के लिए इसको गठित किया गया था। इसका ये विनियमन करेगी, इसको ये देखे रेखे करेगी और यह तय करेगी कि कैसे ये चीजें होंगी। इसके बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत GEAC ये है, गठित हुआ था। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो है, सिंपल सी बात है कि ये इन क्षेत्रों में अप्रूवल देने का काम करती है। बिना इसके अप्रूवल के यहां पर कोई भी काम, कोई भी जीएम फसल अगर लॉन्च करना है, उसका प्रयोग होगा कि नहीं होगा, वो इसके अप्रूवल पर ही डिपेंड करता है। अगर हम बात करें तो आप देखें कि जैसे जितने भी इस प्रकार के खतरनाक सूक्ष्म जीव है, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या जितने संयोजक हैं, रिकॉम्बिनेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल अगर औद्योगिक स्तर पर करना हो, बड़े लेवल पर करना हो, तो बिना इसकी परमिशन के नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से पर्यावरण में आनुवांशिक रूप से इंजीनियर जीवों और उत्पादों को जारी करने के लिए जितने भी प्रस्ताव होंगे, उन प्रस्तावों का भी मूल्यांकन यही करेगी। इसके बाद अगर आनुवांशिक रूप से कोई संशोधित जीएम जीव है, उसकी फसल का उपयोग, आयात निर्यात किस पर निर्भर करेगा, इसकी परमिशन पर निर्भर करेगा। तो ये सारे कार्य इसके हैं, ये बात हमें ध्यान रखना है। GEAC के द्वारा ही इसका नियमन होता है। हम अपने परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन आपके लिए यह सूचना है कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दृष्टि परिवार आपको देता है भारी छूट, 20 से 50% की छूट है। और दृष्टि लर्निंग ऐप पर सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर यह उपलब्ध है। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर उस फॉर्म को फिल करके इस छूट का लाभ आप ले सकते हैं। साथ ही ये 2 नंबर दिए गए हैं, 8750187501 पर कॉल करें और दूसरा नंबर है 8010440440 पर कॉल करके किसी भी प्रकार की क्वेरी में आप अपने जवाब को पाके संतुष्ट हो सकते हैं। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की है, तो चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। भारत में 2009 में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति अर्थात GEAC ने किस फसल के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी दे दी थी? आपको एक हिंट देता हूं, बाद में इसको बंद भी कर दिया गया 2010 में। तो ऑप्शन है BT बैगन, DMH सरसों, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप इसका जवाब जरूर देंगे और सही देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।